अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो। बात कारोबार की, मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, इकोनॉमी के हवाले से बात करें तो पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। आईएमएफ की ट्रांच अप्रूव होने के बाद, डिस्बर्समेंट के बाद ओवरऑल हम देख रहे हैं इकोनॉमिक नंबर्स ट्रैक पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब भी काफ़ी कीन हैं, चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है और कोशिशें की जा रही हैं किसी ना किसी तरीके से इकोनॉमी को ट्रैक पे भी लाया जाए और जो चैलेंजेस हैं, जो मुश्किलात हैं, जो कि काफ़ी अरसे से इश्यूज़ बने हुए, उनको भी ट्रैक पे लाया जाए और उनको भी सुलझाया जाए। तो ये एजेंडा है जो कि डिस्कशन डेली बेसिस पे होती है। आज भी हम देख रहे हैं पावर प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट की गई है, 10,000 मेगावाट सोलर सिस्टम। इट मीन्स के सोलर पावर प्लान पाकिस्तान के लिए मच नीडेड भी है। साथ साथ ये भी देखा गया है कि पावर क्राइसिस को मैनेज करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ़रोग देने के लिए, साथ साथ हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ के इशूज़, विंटर सीजन आते हैं तो इशू हो जाते हैं, गैस के इशूज़ हो जाते हैं, टैरिफ का जो है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन में हिस्सा रहता है क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ये कोशिशें की जा रही हैं कि इसको कंट्रोल किया जाए, साथ साथ कोई ऑल्टरनेटिव एनर्जी के क्राइसिस को कम करने के लिए ऑल्टरनेटिव एनर्जी के प्लान्स दिए जाएं। और अगर इकोनॉमी के हवाले से, ज़रा स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करें तो आज वीक का लास्ट डे ट्रेडिंग सेशन देखे गए जिसमें 2 हाफ्स देखे गए हैं। साथ साथ आज के दिन हम कह सकते हैं कि रेंज बाउंड सिचुएशन मार्केट के अंदर देखी जा रही है। इस वीक के अंदर स्टॉक मार्केट थोड़ा सा एक फ्लैट नोट भी हम कह सकते हैं, थोड़ा करेक्टिव मोड भी कह सकते हैं क्योंकि वॉलेटाइल सिचुएशन स्टार्टिंग ऑफ द वीक देखी गई, फिर उसके बाद जब आईएमएफ की न्यूज़ आई तो मार्केट के अंदर अगेन एक पॉजिटिविटी देखी गई। आज के दिन फिर डिक्लाइनिंग ट्रेंड, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये नेक्स्ट वीक के लिए एक ऑप्टिमिज्म है कि आने वाले दिन में एक बुल रन भी क्रिएट हो सकता है और इसके साथ साथ ओवरऑल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन भी बढ़ सकती है। सो फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस और वीकली परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। मंडे के दिन 42,504.34 पर मार्केट का क्लोजर रहा। 130.68 का डिक्लाइन देखा गया और वॉल्यूम्स जो है वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, 229.14 मिलियन शेयर्स। ट्यूसडे के दिन अगेन मार्केट के अंदर डिक्लाइनिंग ट्रेंड, 42,195.25 पे क्लोजर रहा, जो कि मार्केट के लेवल्स दिखाई दे रहे थे 42,500 साइकोलॉजिकल बैरियर से अबव, लेकिन हमने ट्यूसडे को लूज किया ये पोजीशन। 205.67 का डिक्लाइन देखा गया, 237.55 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। वॉल्यूम्स हम अगेन देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर डेली बेसिस पे दिखाई दे रहे हैं। वेडनेसडे के दिन 42,351.15 पे क्लोजर रहा। इट मींस के गेन्स देखे गए, 92.58 का इजाफा, 181.25 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। थर्सडे के दिन दैट इज यस्टरडे 42,460.08 पे मार्केट का क्लोजर रहा। इट मींस के गेन्स अगेन 39.31 मिलियन हम देख रहे हैं पॉजिटिविटी नंबर्स देखे गए हैं। 248.12 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं। पूरे हफ्ते में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स कल के दिन जनरेट हुए। फ्राइडे के दिन, आज के दिन 42,309.11 पे क्लोजर रहा। 150.97 का डिक्लाइन देखा गया एंड 159.73 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। आज के दिन हम कह सकते हैं कि इस पूरे वीक के अंदर एक ऑप्टिमिज्म इस वजह से भी देखा गया कि एक तो आईएमएफ की न्यूज़ थी, साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब का जो कतर का विजिट था वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा था। ये दोनों चीज़ें इस वीक के अंदर हम कह सकते हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी थी और इसका इम्पैक्ट भी देखा गया इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस, क्या रहेगी परफॉर्मेंसेज पूरे नेक्स्ट वीक के अंदर, क्या हमारे पास जो है वो न्यूज़ हैं जिसका इम्पैक्ट होगा, मार्केट की डायरेक्शंस क्या क्या रहेंगी, कौन से बैरियर्स रहेंगे, ये आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ फ्लड की सिचुएशन है, चैलेंजेस बहुत हैं और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चैलेंज के हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन विटनेस करने की या फिर निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ये आज हम एजेंडे में शामिल करेंगे। साथ साथ आईएमएफ की ट्रांच और इसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होंगे आज हम डिस्कस करेंगे। वी हैव एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शमसुल इस्लाम साहब, आप फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं केसीसीआई के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं सलमान नकवी साहब, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। तो ऑब्वियसली शम्स साहब आपसे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कुछ ऑल्टरनेटिव एनर्जी के हवाले से प्लान्स हैं, साथ साथ आईएमएफ की ट्रांच भी आ चुकी है जिसकी वजह से एक बहुत डिफ़िकल्ट हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने भी टाइम देखा, बहुत क्रिटिक्स भी सहा और साथ साथ कुछ ऐसे अनपॉपुलर डिसीजंस लिए गए जिसका इम्पैक्ट काफ़ी आते हुए दिखाई दिया। फर्दर भी मैं प्रोग्राम को कंटिन्यू करूँगी, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ओवरऑल सोलर पैनल और सोलर पावर प्लान के हवाले से। शम्स साहब भी मौजूद हैं, सलमान नकवी साहब भी मौजूद हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। शम्स साहब प्लीज़, सोलर के हवाले से मेरी बात हो रही है आज जो एक अनाउंसमेंट हुई है। देखिए जी, पहली बात तो ये कि हम अप्रिशिएट करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कि उन्होंने सोलर पैनल के बारे में कुछ इंडिकेशन दिया और पॉलिसी की तरफ लेके जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इंपोर्ट का जो बिल आता है वो एनर्जी का था, LNG का, पेट्रोल डीजल का। तो उसको कम करने के लिए आपके पास हाइड्रो पावर और साथ ही सोलर पावर की आपको ज़रूरत थी। अब ये कि इस वक्त आपने कोई 10,000 मेगावाट का बताया, जिसमें वो कह रहे हैं कि ट्यूबवेल्स को और ऑफिस जो सरकारी बिल्डिंग हैं उनको हम इसको कन्वर्ट कर देंगे सोलर पे। तो उसके साथ ही एक और चीज़ भी इसमें अगर कर लेते तो वो ज़्यादा अच्छा था। वो ये था कि अगर अभी आप देखें कि नेट मीटरिंग जो है वो 1 मेगावाट से ऊपर नहीं दी जाती, जबकि अगर आप इंडस्ट्री को भी शामिल करेंगे, जो लोड शेडिंग और जो बिजली का क्राइसिस आया है, सबसे ज़्यादा कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर में होती है। और वहाँ अगर आप इनको 1 मेगावाट तक रखेंगे तो इंडस्ट्री तो नहीं चलेगी। इंडस्ट्री को तो एटलीस्ट 5 से 10 मेगावाट, 80 मेगावाट तक बिजली चाहिए होती है। तो उसको भी अगर आप ये करते कि सोलर में कन्वर्ट करते और उसको बजाय इसके कि हम इंपोर्ट करके पैनल्स को अपनी कोई $10 बिलियन से ज़्यादा की इंपोर्ट का बजट बनाएं, क्योंकि $1 जो है पर वाट के ऊपर आता है। और इसको अगर आप 10,000 मेगावाट में देते तो आपको $10 बिलियन का तो सिर्फ पैनल्स की इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो आप इंडस्ट्री को थोड़ा सा उसके ऊपर उसको एक फाइनेंस देते हैं, एक सब्सिडी देते हैं कि 20-30% अब आपको डिस्काउंट देते हैं जो एक्चुअल कॉस्ट का। तो वो $10 बिलियन का बर्डन नहीं आएगा आपकी इकोनॉमी पे, साथ ही आपको जो है उसका जो मार्कअप लगेगा उससे बच जाएंगे और 30% तक आप सब्सिडी देकर उनको जान छूट जाती है। आपकी इंडस्ट्री जो है प्रोडक्शन उसकी बढ़ जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है। और ये जो शोर एक पॉलिटिकल नॉइज़ भी बचता है ना कि जो लोड शेडिंग हो गई, इंडस्ट्री वाले परेशान हो गए, डोमेस्टिक लोग परेशान हो गए, वो तकरीबन तमाम का तमाम खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपको मैं एक और चीज़ भी बताऊँ कि इसमें पॉलिसी में एक और चीज़ करेक्शन करनी होगी। वो ये है कि हमने जो सोलर जो पैनल्स हैं उसके ऊपर तो टैक्सेस का रिलीफ दिया हुआ है, लेकिन जो बाकी चीज़ें आती हैं उसमें आपका जो है बैटरीज हैं, लिथियम बैटरी आपको चाहिए, उसमें आपको इन्वर्टर्स चाहिए, बाकी दूसरी चीज़ें चाहिए। तो तकरीबन ये है कि पैनल का जो रोल है वो $1 में 25 सेंट का है। तो कॉस्ट फिर भी बड़ी बढ़ती है। आम सारिफ में और आप अगर या अपने ऑफिस में या किसी फैक्ट्री में लगाना चाहते हैं तो हमें उसकी कॉस्ट बर्डन पड़ता है। उसको हम स्टेट बैंक से रीफाइनेंसिंग की एक पॉलिसी लेकर आए, तब जाके इसका एक ऐसा रिजल्ट निकलेगा कि आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट नहीं होंगे, आपको इंपोर्ट एडिशनल करनी नहीं पड़ेगी। साथ आपको ये भी करना होगा कि जो जो आपके जो मैन्युफैक्चरर है ना, इस वक्त चाइना 80% सोलर पैनल बनाता है, उनको आप यहाँ पाकिस्तान में ले आए, अट्रैक्ट करेंगे, जॉइंट वेंचर्स हो जाए। याद होगा स्टार्टिंग ऑफ दिस कोलिशन गवर्नमेंट, एक्स फॉर्मर प्रेसिडेंट जरदारी साहब, उन्होंने कहा था कि सोलर पैनल्स इज द सोल्यूशन, क्योंकि अगर सोलर पैनल दिए जाएंगे, ऑल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ जाया जाएगा तो क्राइसिस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अब जितना आप बिजली जनरेट करते हैं उतना आपकी फ्यूल की कंजम्पशन बढ़ जाती है, फ्यूल एक्सपेंसिव है, तो यहाँ पे फिर हमारे लिए इश्यूज होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें एक सर्कल है, साइकिल है, इसको समझने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर साहब का ये ट्वीट भी दिखाते चले यहाँ पर, जो उन्होंने आज ये अनाउंसमेंट की है। इसमें उन्होंने यही बताया है कि 10,000 मेगावाट का सोलर पावर प्लान होना चाहिए और साथ साथ इसमें ट्यूबवेल्स या जो जो ज़रूरतें हैं हमारी, जो कि एक इशू था, चैलेंजेस थे, वो अब इन क्राइसिस को काबू पाने का वक्त आ गया है, इन क्राइसिस के सॉल्यूशंस देने का वक्त आ गया है। फाइनली ये जो हम कह सकते हैं कि PMLN की गवर्नमेंट के हवाले से बात की जाए या दिस कोलिशन गवर्नमेंट की बात की जाए, तो इनके वक्तों में हमेशा से पावर प्रोजेक्ट्स, पावर जनरेशन के ऊपर काम किया गया है। यही वजह हम देख रहे हैं कि अभी भी आने के बाद जब क्राइसिस हुए और बिजली की लोड शेडिंग हमने काफ़ी विटनेस की, तो उस वक्त भी काफ़ी क्रिटिक्स का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब ये आए थे जब ये चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि काबू पाया जा रहा है और काम किए जा रहे हैं। सलमान साहब से मैं इंट्रोडक्टरी कमेंट ले लूँ। सलमान साहब, सोलर के हवाले से ही बताएं और स्टॉक मार्केट जो कि आज के टॉपिक का हिस्सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोलर के हवाले से जनाब शम्स साहब ने काफ़ी ब्रीफली इसको डिस्क्राइब कर दिया है और मैं समझता हूँ कमिंग फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है। हमारे जो थिंक टैंक है इसको इम्प्लीमेंट करें, इसकी पॉलिसी बनाएं, उसके ऊपर जितना ज़्यादा फोकस करें, इससे ज़रा मुबादला भी बचेगा और मुल्क के जो एनर्जी क्राइसिस है उसमें भी कमी वाक़ होगी। कैपिटल मार्केट का ताल्लुक जहाँ तक है, इस वीक को अगर हम कंसीडर करते हैं तो थोड़ा स्लो, लैकलस्टर और लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता रहा है। हाउएवर मैक्रो इकनॉमिक्स इंडिकेटर्स में ख़ासी पॉजिटिविटीज़ नज़र आई है। हमारे रेमिटेंसेस में इजाफा है, एक्सपोर्ट्स में इजाफा है, इंपोर्ट लास्ट ईयर के मुकाबले तकरीबन 17-18% नीचे आई है।
इसके साथ साथ जो है टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन की जो फिगर्स आए हैं वो अच्छे हैं, उसमें भी इजाफा है। करेंसी स्टेबल है, सिवाय एक इन्फ्लेशन के जो तकरीबन 25% के अराउंड जो है उसके फिगर्स आए हैं, वो एक कंसर्न है। लेकिन हाउएवर फूड इन्फ्लेशन है, और फूड इन्फ्लेशन के लिए भी हुकूमत सरतोड़ कोशिश कर रही है, इंपोर्ट की इजाज़त दे दी है फूड आइटम्स की डिफरेंट कंट्रीज से। आई होप कि विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स इंशाल्लाह फूड इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ सकता है, जो एक वाहिद प्रॉब्लम रह गया। तो सारे इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स अच्छे होने के बावजूद स्टॉक की परफॉर्मेंस काफ़ी लैकलस्टर है। उसकी बुनियादी वजह फ्लड, जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख का शायद दुनिया में चंद इतने बड़े फ्लड आए होंगे। पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में आज तक इतना बड़ा फ्लड कि आज तकरीबन आलमोस्ट सारा पाकिस्तान जो है वो पानी में डूबा हुआ है। और हमारे जो कितना डैमेज हुआ होगा सर, क्रॉप्स वगैरह? अराउंड अभी तक जो एस्टिमेट अभी एक्यूरेट नहीं है, जो स्पेकुलेशन है वो $4 बिलियन से $10 बिलियन के दरमियान डैमेजेस हुई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की और क्रॉप्स की। और इसके साथ साथ जो है बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन में डिसरप्शन पैदा हुई है, सप्लाई का फ़र्क पड़ रहा है, जिसकी वजह से कुछ ऑटो प्लांट्स भी बंद हुए हैं, कुछ दूसरे प्लांट्स बंद हुए हैं। कॉटन की प्रोडक्शन काफ़ी मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से टेक्सटाइल के शेयर्स और एक्सपोर्ट जो हमारा मेजर है टेक्सटाइल है, उस पर डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट आगे जाके होने के इम्कानात है। लेकिन स्पेकुलेशन है। हाउएवर हुकूमत सरतोड़ कोशिश कर रही है, बड़े अच्छे इक़दाम कर रहे हैं, निगोशिएट करा गया है, जो डोनर्स एजेंसीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, ममालिक हैं, बायलैटरल और मल्टीलैटरल जितनी भी एग्रीमेंट्स होते हैं उनको रीनिगोशिएट करा जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डेट जो है वो पास ऑन की जाए, फॉरवर्ड की जाए, उसको रोल ओवर किया जाए, उसको ज़्यादा से कम बर्डन लिया जाए। उसमें कामयाबियाँ मिल रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की अच्छी कोशिशों की वजह से यकीनन आगे इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये बुनियादी वजह जिसके सामने स्टॉक मार्केट में वो परफॉर्मेंस जिसको होना चाहिए था, आई थिंक कि अगर फ्लड IMF की न्यूज़ आने के बाद, आई एम टेलिंग यू कि अगर फ्लड नहीं होता तो मे बी हमारी फोरकास्ट थी 47 to 48,000 जो है इंडेक्स इस वक्त ट्रेड कर रहा होता। सलमान साहब, डोंट मिस दैट कि हमारे पास FATF का भी एक इम्पैक्ट आने वाला है और इसकी भी गुड न्यूज़ है। सो जब एक्सपेक्टेशन हम कर लेते हैं, ऑप्टिमिज्म। डेफिनेटली मैं आपसे पूरी तरह एग्री करता हूँ। मौजूदा सूरत हाल में जो कंट्री की फ्लड के बाद सिचुएशन हुई है, उसमें भी कुछ थोड़ा सा एक पहलू आ जाता है, एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल सकती है, और उसमें मिल चुकी है। और उसके अभी तक तमाम जितने भी क्राइटेरियाज हैं मीट आउट हो रहे हैं, पैरामीटर्स मीट आउट हो रहे हैं, विजिट्स भी ऑन गोइंग है, जो चल रहा है शायद 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, और काफ़ी हौसला अफजाई एक अच्छी खबर है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है। मैं समझता हूँ एक बड़ी चेंज आ सकती है मईशत में इंशाल्लाह। जिस तरीके से अभी हमारा पाकिस्तान और ख़ास तौर पे जो हमारे सिंध और बलूचिस्तान का एरिया है वो ख़ास तौर पे फ्लड से बहुत ज़्यादा मुतासिर है। इंशाल्लाह आई होप कि अल्लाह ताला मदद करेगा और जो लोगों की मुश्किलात हैं वो कम होंगी। राइट और एज ए नेशन भी हमें एक होने की, यकजा होने की ज़रूरत है। FATF के हवाले से हम डिटेल प्रोग्राम भी करेंगे, लेकिन ये चीज़ बताते चले यहाँ पे कि जब ग्रे लिस्ट में होते हैं तो उसके अपने एक नेगेटिव डेंट होते हैं जो कि हमें हर एक्सपोर्ट के साथ या हर जगह फेस करने पड़ते हैं, और जब आप वाइट लिस्ट में चले जाते हैं उनके अपने बेनिफिट्स होते हैं। तो ये हम डिटेल प्रोग्राम करेंगे, बट ये बताना अभी ज़रूरी था। शम्स साहब, ओवरऑल अब चीज़ें जो है वो अब अलाइन होने की तरफ है, लेकिन एक चैलेंज फ्लड का आ गया है। तो फूड इनसिक्योरिटी के हवाले से, दूसरा ये कि क्या इन्फ्लेशन हम अगेन थोड़ा सा देखने वाले हैं? अगर थोड़ा सा बात की जाए तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइस भी कम हो रहा है। देखिए जी, ऑयल प्राइस का फैक्टर बड़ा अच्छा है कि वो नीचे आ रहा है, और मुझे लगता है कि 91 का आज जैसे ब्रेंट की प्राइस है ये और फर्दर नीचे जा सकती है, क्योंकि जो नेबर में हमारे जो काम हो रहा है ईरान के ऊपर, जो उनका न्यूक्लियर नेगोशिएशन थी USA के साथ, उसमें कुछ डेवलपमेंट हुई हैं। और साथ ही कोविड की वजह से जो चाइना ने जो अपना जो कोविड को ज़ीरो करने के लिए एक्सपेंड किया है, तो उसमें उनकी जो है डिमांड थोड़ी सी श्रिंक हुई है, जिसकी वजह से आपकी प्राइसेस कम आई हैं। तो नियर फ्यूचर और मज़ीद रिडक्शन होगी तो पाकिस्तान की इम्पोर्ट बिल को ईज आउट करेगा। लेकिन आप देखें ना, हमारे साथ थोड़ा सा एक मसला एक ये हो गया कि जो इन्फ्लेशन की बात आप करें ना, इन्फ्लेशन काफ़ी अरसे से ये बड़ा एक आउट ऑफ कंट्रोल, एक ऐसा एक मॉन्स्टर बना हुआ है कि जो आपको जो है कंट्रोल में नहीं आ रहा। और उसकी बेसिक वजह ये है कि हम अब जो है एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद माजी की जो हुकूमतों की जो पॉलिसियाँ रही हैं, इतनी बड़ी अमाउंट में चीनी, इतनी बड़ी अमाउंट में गंदम इंपोर्ट करनी शुरू कर दी। फिर हमारी कई सालों से जो है कॉटन की जो इंपोर्ट हो रही है, अब फ्लड आया है तो इसमें एटलीस्ट 1 मिलियन बेल्स जो है हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं। कुछ $750 मिलियन का तो हमारा सिर्फ कॉटन का आ जाएगा। सलमान साहब ने कहा कि 4 से 7-8 बिलियन का जो कह रहे हैं, ये अराउंड जो है नुकसान हमने एक वर्किंग कर रहे हैं SUP कॉस्टिंग को, अराउंड ऑल टुगेदर
$25 बिलियन का नुकसान होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी को, जिसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा जो आपको जो है ब्रिजेस को ले लें, KPK से लेके आपके साउथ पंजाब, आपके बलोचिस्तान, सिंध, ये सारा तबाह हुआ है। फिर नहरों को जो नुकसान हुआ है उनका कई जगह से तोड़ा गया, कहीं टूट गए वो नुकसान। उसके बाद फिर आपके कुछ 33 मिलियन तो लोगों की आपने फिगर दिए जिनको बहुत बुरे मुतासर हुए हैं। उनका रोज़ का अगर आप महीने का खर्चा लगाएं तो उनको अगर 2,000 रुपये भी दें तो $9 बिलियन तो 2 महीने के लिए चाहिए। और ये सैलाब नीचे नहीं जाने वाला 2-3 महीने पहले। इसका एक और इम्पैक्ट आप पे ये आना है कि जो आपकी जो तय जम गई है ना मट्टी की, कोई रिवर से जब आती है तो वो अगर 4 इंच से ज़्यादा है तो फिर और मुश्किल काम हो जाएगा कि उसको ज़मीन को ठीक करने में भी आपके 3-4 महीने लग सकते हैं। तो आपकी अगली जो रबी की क्रॉप है फौरन हो जाते हैं, उनको संभालने में, उनको सही करने में बहुत टाइम रिक्वायर्ड होता है। वो चीज़ जो होती है कि जब हम इसके लिए प्रिपेयर हो, हमारे पास डिजास्टर्स के लिए अभी तक कोई ऐसा परमानेंट हमने ना तो फंड रखे हुए हैं, हमने एक टेम्परेरी एक बना के रखा हुआ है कि कुछ जब काम हो जाएगा, तबाही हो जाएगी, उसके बाद हम रेस्क्यू करने आते हैं, इनको प्रिवेंट किया जाता है। आप थोड़ा सा अगर सिचुएशन को देखें और इंस्टेंट मेजर्स को चलो छोड़ें, आप लॉन्ग टर्म की बात करें, लेकिन जो चीज़ें अभी नहीं है तो मुमकिन तौर पे उनको भी तो बनाना ज़रूरी है ना, उनको भी तो एक चीज़ करने की ज़रूरत है कि रिक्वायरमेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नताशा ये चीज़ है कि जो रोड की कनेक्टिविटी थी ना हमारी, वो डिस्ट्रॉय हो गई, हम डिस्कनेक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से ये इन्फ्लेशन बढ़ा, ये जो प्याज और टमाटर और सब्जियों की जो कीमतें बढ़ी हैं। बाज़ इलाकों में सप्लाई है, दूसरे इलाकों में सप्लाई है, वो चेज़ कर रहे हैं लेकिन वो आगे तक पहुँच नहीं पा रहे। आपको सबसे पहले तो ये करना है कि रिस्टोर करें कनेक्टिविटी को, और फिर जो पानी जो खड़ा है उसको ड्रेन आउट करें। उसके लिए आपके पास बेस्ट तरीका ये होता है कि आप ड्रिलिंग करके सुराख बड़े करें, ज़मीन में पानी चला जाएगा, क्योंकि आप उसको कोई बर्तन से लेके तो नहीं निकाल सकते, कोई क्रेनों से निकाल नहीं सकते, आपको ड्रिल करना होगा, कुछ डेप्थ में जाएंगे, ऑटोमेटिकली पानी उसके वेल पूल की शक्ल में जाके सब नीचे चला जाएगा, वो जल्दी आएगा। फिर आपको जो है एक और इशू आने वाला है जो बहुत बड़ा, वो ये है कि इस फ्लड से जो मुतासिर लोग हुए हैं, जो एग्रेरियन लेबर्स थी, उनके पास अपना घर बचा है ना, उनके खाना पीना कुछ नहीं है, तो वो अब शहरों की तरफ माइग्रेट करेंगे। आगे एक क्राइसिस ये आना है कि इन ज़मीनों को जब पानी सूख जाएगा तो फिर आपको लेबर चाहिए उसको तैयार करने के लिए, उसकी शॉर्टेज है। फिर आपको रबी की फसल के लिए काश्त करनी है, उस वक्त फिर लेबर शॉर्ट होगी, क्योंकि जब भी हमने देखा है कि आफत आती है, चाहे जल्जला हो या कुछ, तो कराची में जो लोग आ जाते हैं या शहरों में आते हैं वो फिर वापस नहीं जाते। वो शॉर्टेज का इशू है जिसकी वजह से हम लो प्राइस क्रॉप्स पे लगे हुए हैं। हम ज़्यादा क्या है, एक तरफ मुतासरीन है, उनके गांव हैं, वहाँ पानी भरा हुआ है, उनकी रिहैबिलिटेशन है, फिर उनको अगर तरीके से उनको सेट करके अगर उनके अपनी जगह को सही कर दिया जाए और उनको वहाँ पे जो है दोबारा उनकी रिहाइश और रोज़गार सही हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर होगा, या फिर ये? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। देखिए, आपको इस वक्त जो गवर्नमेंट चल रही है शहबाज शरीफ साहब की, ये मोटरवेज इन लोगों ने बनाए थे, ये कनेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट लेके चले थे, लेकिन पूरा मुल्क जो है अभी तक नहीं हुआ। हमें और रोड बनाने पड़ेंगे, फिर उन जो रूरल एरियाज पे हैं उनका लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। माइग्रेट कैसे करता है कि जब वो गुर्बत देखता है, कोई सहूलत नहीं देखता, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, तो फिर वो शहरों की तरफ आता है। आप उनको वहीं पे वर्टिकल कॉन्डोमिनियम बना के उनके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर दो, वहाँ जिम हो, वहाँ पर आपका मॉल हो, वहाँ पे सिनेमा हो, थिएटर हो, या हेल्थ हॉस्पिटल्स हो। तो लोग, चाइना ने जो 80s से अब तक जो तरक्की की है वो इसी तरह से करी है। चाइना ने जो मिडिल क्लास इनकम बढ़ाई है, उसकी इनकम बढ़ाई है, वो इसी तरह से की। उन्होंने ग्रोअर की माइग्रेशन रोक दी, जो रूरल एरिया थे वो वहीं बैठ के काम कर रहे हैं, और जब शहरों में आते हैं वो फिर जाते हैं, जब उनका न्यू ईयर आता है वापस होम टाउन जाते हैं। चलिए, ये थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल हो गया। सलमान साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ज़्यादातर जब जो गाँव गोट के लोग होते हैं उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एग्रीकल्चर वे में वो चाहते हैं कि उनका जो एक फसलें हैं, जो उनका एक रोज़गार है, वो आबाद हो जाए। और एग्रीकल्चर, बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री, पाकिस्तान के लिए भी ये नीड है कि आने वाले दिनों में जो इश्यूज़ थे वाटर के हवाले से या एग्रीकल्चर के हवाले से, अब जो कि ये आ गया है फ्लड, तो उसके बाद अगर चीज़ें आबाद हों तो बिल्कुल नए सिरे से और बिल्कुल सही तरीके से हों। देखिए, इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली फूड क्राइसिस आफ्टर यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हो गया था, क्योंकि यूक्रेन और रशिया मिलकर पूरी दुनिया की 30% फूड को एक्सपोर्ट करते हैं अपने ममालिक से, ख़ास तौर पे गंदम को। ये वॉर की वजह से पहले ही प्रॉब्लम का शिकार थी, फिर टर्की ने मदाखलत करके कुछ रास्ते खुलवाए, कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं। हाउएवर, वह पहले ही एक क्राइसिस दुनिया में चल रहा था और हमारे यहाँ उसके आसपास उसके असरात आ रहे थे। ये एक दूसरी सिलसिला हो गया। मैं समझता हूँ कि अब एक लॉन्ग रन प्लानिंग यकीनन बनाई जाए, ख़ास तौर पे फ्लड के हवाले से, और फ्लड की जो प्रिवेंटेशन होती है वो इसको इस तरीके से बनाया जाए कि पानी ड्रेन आउट हो जाए। पूरी दुनिया में फ्लड्स आते हैं, यकीनन सिस्टम होते हैं
इस पे फोकस करना चाहिए। ये हर 2-4-5 साल के बाद एक प्रॉब्लम जो है वो आती है और एक डैमेज करके चली जाती है। यकीनन इसके ऊपर काम होना चाहिए। बहुत सारे चीज़ें अभी लॉन्ग रन के इश्यूज़ हैं और इट विल टेक सम टाइम। राइट नाउ जो अभी हमारे पास जो इस वक्त सूरत हाल है, यकीनन इस वक्त पहले तो रिहेबिलिटेशन और सारी इन चीज़ों की जो अभी आएगा, अभी सही एस्टिमेट, अभी फिगर्स नहीं है, स्पेकुलेशन काफ़ी है। और जिस तरीके से जो पिक्चर नज़र आ रही है वो यकीनन ख़राब है, लेकिन आई होप कि कुछ इसमें अगर बेहतरी होती है और इसका पूरा एडवांटेज और प्लानिंग करनी चाहिए ताकि इसका ज़्यादा डैमेज ना होकर, हम अभी कोरोना से फारिग हुए थे और उसके वहाँ से संभलना शुरू हुए थे, फिर कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस रहा और अब ये क्राइसिस शुरू हो गया। तो बिज़नेस कम्युनिटी और फाइनेंशियल हमारा जो सेक्टर है वो मुस्तकिल पिछले तकरीबन 6-8 महीने से जो है वो अंडर स्ट्रेस रहा है। अच्छा, आपने पॉलिसीज़ का जिक्र किया तो मैं यहाँ आपको इंटरप्ट करूँगी। स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे कि सोलर पावर प्लांट्स कुछ आ जाएं, कोई ऐसी पॉलिसीज़ आ जाएं जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ़रोग मिल सके। सर, एक्सपोर्ट पॉलिसी लास्ट गवर्नमेंट को भी ये कह रहे थे कि कर लें ये, तो 5 सेक्टर को दी गई, प्रॉपर्ली सब सेक्टर्स को एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं दी गई, साथ साथ इंडस्ट्रियल पॉलिसी अगर दे दी जाए, आप क्या समझते हैं कि अगर इस टाइप की पॉलिसीज़ आ जाए और जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपनी स्पाइसेस ऐड करके एक प्रॉपर पॉलिसी को फ़रोग दे, ना कि उसको बंद करके दूसरी पॉलिसी को बताए? हमारी इकनॉमी के रूट काज प्रॉब्लम यही है कि हम इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हैं। जब भी हमारी इकनॉमी ग्रो करती है, एक्सपेंशन पे जाती है, क्योंकि इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ती हैं चीज़ें क्योंकि एक्सपेंशन पर जा रहे होते हैं, हालांकि डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन डॉलर कम पड़ जाते हैं, डॉलर कम पड़ जाते हैं, हम IMF वर्ल्ड बैंक के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर दोबारा से इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है, ग्रोथ को स्लो डाउन करना पड़ता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ जो आपने पूछा है, यही इसका बेसिक रूट कॉज है कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना होगा, अपने कदमों पे खड़ा होना होगा। जैसे सोलर पैनल की बात हुई, क्यों अपने मुल्क में हम इसको नाम है, हमारे यहाँ माशाल्लाह सन हमारे यहाँ एनर्जी वाफर मकदार में अवेलेबल है और इसके ऊपर हमारे यहाँ विंड एनर्जी अवेलेबल है, एटॉमिक पावर हम बन चुके हैं, हाइडल पावर बहुत सारी अवेलेबल है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होने के बराबर है। कोशिश करनी चाहिए उसके लिए। एक चीज़ जो अच्छी हुई वो ये कि डॉलर अब इतना महंगा हो गया कि इंपोर्ट अब इतने आसान नहीं है, जिसकी वजह से कुछ सेक्टर्स में यकीनन इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी हद तक शुरू हुई। अब पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन भी बनना शुरू हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही, लेकिन इस पर मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो दूसरे ममालिक ने, इंडिया ने, बांग्लादेश ने आज से 10-20 साल पहले पॉलिसीज़ बनाई थी और आज उसका वो फल खा रहे हैं और आज वो तरक्की कर रहे हैं। आज उन्हें डॉलर की कोई कमी नहीं होती, ना उनके यहाँ करेंसी डेप्रिशिएट होती है, ना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है, ना IMF के पीछे भागते हैं क्योंकि इनके पास डॉलर्स होते हैं कंट्रोल के मुताबिक। हमारे यहाँ ख़त्म हो जाते हैं एक्सपेंशन की वजह से। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ये वाहिद हल है इस तमाम मईशत की बुराई, द ओनली सोल्यूशन। राइट शम्स साहब, मिस मैनेजमेंट भी एक एस्पेक्ट है। अगर हम थोड़ा सा यहाँ देखें, आपने लास्ट अभी कमेंट में वीट का जिक्र किया था, वीट भी महंगे प्राइस में ली गई और फिर उसके बाद जो है वो पहले एक्सपोर्ट कर दी सस्ते में और फिर महंगी ली गई और फिर थोड़ा सा ये मिस मैनेजमेंट किया गया। दे आर एक्सपीरियंस्ड, ये गवर्नमेंट आई है वो चीज़ों को देख रही है। आपने खाकान अब्बासी साहब का देखा होगा कि उन्होंने जब वो LNG का एक प्लान दिया था तो उस वक्त कितना इश्यूज़ हुए थे, FIR हो गई थी, कितने केसेस भुगते थे उन्होंने, फिर बाद में पता चला नहीं ये तो यही सही था चीज़ें। इसके ऊपर प्लीज़ बताएं कि ऐसा क्यों होता है, हम बाद में इतनी देर बाद क्यों सोचते हैं? देखें जी, सोल्यूशन एक ही है और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लीडर हमारे मरहूम सिराज कासिम तेली साहब ने आज से कई साल पहले ये स्लोगन रेज किया था कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करें। तमाम पॉलिटिकल पार्टी मिल के चार्टर ऑफ इकोनॉमी को साइन करें। अब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसको इंडोर्स किया और वो भी विलिंगली है कि इसके ऊपर जो है ना साइन होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी की पॉलिसी की जो कंटिन्यूटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी थोड़ी देर पहले सलमान साहब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखिए वो क्यों नहीं होती। आपकी सेविंग टू GDP अगर कम होगी और इन्वेस्टमेंट टू GDP का फ़र्क जो होता है वो आपका हमेशा अपेयर होता है डेफिसिट की शक्ल में। जहां आपकी इंपोर्ट्स बढ़ना शुरू होती हैं, आपकी क्योंकि ग्रोथ इकोनॉमी की टैक्स रेवेन्यू सारा इंपोर्ट से आता है, लोग इतना ज़्यादा टैक्स देते नहीं है, जो रिच एक बहुत बड़ी क्लास है जो टैक्स में आतना ही नहीं चाहती। वो हम प्रोग्राम से पहले भी डिस्कशन कर रहे थे कि क्या सॉल्यूशंस निकालते हैं। इसका देखें ना जी, ये आपको जब तक इस पॉलिसी को सही नहीं करोगे ना, इस सेविंग टू GDP को बढ़ाने का एक सबसे आसान तरीका है, अभी थोड़ा सा इस बजट में ये इन्होंने किया है और जुलाई से स्टार्ट हो गया कि प्रॉपर्टी की जो आपने परचेज किया उसको जब बेचने जाओगे तो 2% उसके ऊपर उन्होंने कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया। अच्छा,
सबसे ज़्यादा हमारी इन्वेस्टमेंट का जो भी इनकम होती है, जिस भी क्लास के लोग हैं, जैसी भी इनकम वो करते हैं, वो पार्क करते हैं रियल एस्टेट में। ये एक डेट आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, एक इडल इन्वेस्टमेंट होती है, जो आपकी ना तो क्रिएशन कर रही होती है जॉब, सिर्फ आपकी वैल्यू बढ़ती है, और इससे आम आदमी, जो गरीब आदमी है, वो अपना घर बनाने का ख्वाब भी देखता रह जाता है और गुजर जाता है दुनिया से। आप जब उसको टैक्स बढ़ाओगे कि प्रॉपर्टी टैक्स को पे ज़्यादा लगेगा, तो इन्वेस्टमेंट में आएगा। फिर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट इस बार तो हुआ है देखिए मामूली सा हुआ है, बजट। अभी जुलाई में किया, मैंने पहले कहा ना कि 2% उस पर लगाया है, जुलाई से इस गवर्नमेंट ने किया, ये शुरू हुआ है, लेकिन इसको आगे बढ़ाना होगा। एक साथ अगर दे दिया जाएगा इतना बर्डन, तो फिर अलग नहीं, लोग देखिए- अपना शाउट देखिए, करते हैं। बहुत बड़ा अमाउंट आपके पास वो कैलकुलेटर पहले नहीं इस है गवर्नमेंट ने जिसमें इतने unpopular आप decision ले इसमें लिए। देखें पूरी जो एवेन्यूज है ना लोगों के, जो कमाई के जिसमें वो ज्यादातर रियल एस्टेट से आते थे, वो वहां पे लेके पार करके छोड़ देते थे, उसके ऊपर कुछ नहीं देते थे। वो जब आप करोगे, टैक्स करोगे, तो फिर इन्वेस्टमेंट की तरफ आएगा। फिर स्टॉक एक्सचेंज, आज अगर देखें 2-2.5 लाख इन्वेस्टर से ज्यादा पाकिस्तान में इन्वेस्टर नहीं है, क्योंकि बाकी इन्वेस्टर सारे तो जमीनें प्लॉट फाइलें खरीद के ब्रीफ केस में रखते हैं। आप उसको चेंज करो, इंडस्ट्री लग के आपके पास एक्सपोर्ट सरप्लस होगा। फिर आप जब एक्सपोर्ट सरप्लस होगा, फिर इंपोर्ट ओरिएंटेड से एक्सपोर्ट सरप्लस होगा, अपनी डिमांड भी सर फुलफिल कर लेंगे। आप अपनी डिमांड भी, अपनी हमारी डिमांड कम है क्या? आज जो किसी भी प्राइस पे डॉलर पहुंच गया, 240 पे गया, या आज 218-19 पे आ गया है, हर उस रेट के ऊपर जो है इंपोर्ट बाय करने के तैयार है, क्योंकि वो चीज़ें बन नहीं रही जो यहाँ पे इंपोर्ट हो रही हैं। वो रॉ मटेरियल है ही नहीं जो यहाँ पर हमारी इंडस्ट्री को यूज़ करना है। हमारी इंडस्ट्री, हमारी एक्सपोर्ट में 40-50% तो रॉ मटेरियल इंपोर्टेड लगता है, उसकी पैकिंग का, उसकी दूसरी एसेसरीज का, कहीं ना कहीं। अगेन वहाँ फिर क्या ये रूट कॉज कौन सा है, ये भी देखना पड़ेगा ना। देखिए, जब आपके पास किटी में पैसे होते हैं ना बहुत ज़्यादा, फिर आदमी इन्वेस्टमेंट करता है नई नई एरियाज में। अभी टर्फ की जो पॉलिसी पिछली आई थी, तो आपने देखा कि कितना एक्सपेंशन हुआ टेक्सटाइल के अंदर। लेकिन अब import एक्सपेंशन भी हो बढ़ गया, इंपोर्ट बढ़ गई, लेकिन सामने आपके पास एनर्जी की शॉर्टेज जब होगी, जब आपने एनर्जी जो है ही इसमें नहीं। फिर आपको एक कह सकते हैं कि आप तमाम स्टेक होल्डर्स को लेकर पॉलिसी बनाएं। आप जब एक बंदे के साथ पॉलिसी बनाते हैं या किसी एक बोलते हैं ना मखसूस लोगों को फायदा देने के लिए, तो फिर ये इश्यूज आते हैं सामने। आईएमएफ के हवाले से बात करते हैं। शम्स साहब, आईएमएफ का जो अब ये फाइनली ट्रांच आ गई है, तो क्या अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम अब सब्सिडाइज भी कर सकें, अब हम इतने कोई डिसीजंस ले सकें जो कि आईएमएफ की वजह से हम नहीं ले पा रहे थे? देखिए, इस आईएमएफ का प्रोग्राम जो रुका हुआ था, इस पे बड़ी लोगों ने स्पेकुलेशंस की गई थी, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, पाकिस्तान श्रीलंका होने जा रहा है, लेकिन हमने देखा था कभी भी डिस्कस किया कि ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर एक रेजिलियंट नेशन भी है, कंट्री भी ऐसा है, फिर हमारे यहाँ ऐसे हालात, ऐसी हमारी जो डेट है, अगर उसका देखें तो वो ओवरऑल इतना बड़ा पोर्शन नहीं था जो नामुमकिन होता। तो ये अब आने के बाद अब आपको बेहतरी आएगी। एक ये कि सबसे ज़्यादा बेहतर ये हुआ कि जो तमाम फ्रेंडली कंट्रीज थे जिनसे आपकी कमिटमेंट हुई थी, वो अपॉर्चुनिटीज़ अनलॉक हो गई हैं, वो अब आपके पास आना शुरू हो जाएगा, इन्फ्लोज बढ़ेंगे, अब आपको दूसरे डोनर्स देंगे। 1.16 बिलियन इज़ नथिंग कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा दिन अरसे चलेगा। अब हमें जो है सबसे नया जो हमारी एक्सरसाइज प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब के लिए, विफ्ता इस्माइल साहब के लिए, वो आप पूरी जोर लगा दें उसके ऊपर कि जो आपकी 4 बिलियन का जो कमिटमेंट हुई है, उसको जल्द से जल्द पाकिस्तान में उसको रियलाइज़ कराएं, ताकि यहाँ आएँ। आपकी एक तो ऑयल की डेफर पेमेंट है, वो आपका बर्डन आपका इंपोर्ट का इजी होगा, लेकिन दूसरी इन्वेस्टमेंट के कमिटमेंट है वो आ जाएं, तो फिर पाकिस्तान जो है जो मुश्किल वक्त से निकल आएगा, वरना आपको थोड़ा और मुश्किल आना हो सकता है। राइट, और मुश्किलात हो सकती हैं। सलमान साहब, मुझे ये बताइए कि ओवरऑल अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्वेस्टमेंट आप पाकिस्तान के अंदर अभी इस सिचुएशन में, जब फ्लड भी है, जब चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी स्कैटर्ड हैं, कहाँ देख रहे हैं सर? स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से अगर आप पूछ रही हैं, वो मैं बता सकता हूँ। यकीनन सीमेंट और स्टील सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, ये टॉप पे हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त डैमेज हुआ है, यकीनन उसकी दोबारा से उसकी डेवलपमेंट होगी और एक ह्यूज क्वांटिटी सीमेंट और स्टील की इसमें इन्वॉल्व होगी, चाहिए होगी। आइंदा आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा इसकी कंजप्शन बढ़ जाएगी। तो सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर आई थिंक एट द टॉप। लेकिन मैं समझता हूँ आईएमएफ की आपने बात करी है, काफ़ी बात की है, ठीक है, एक हमें ऑक्सीजन मिल जाती है, एक अच्छा रिलीफ भी मिल जाता है, कुछ महीने अच्छे हैं, बट इट इज़ नॉट द परमानेंट सोल्यूशन। आई थिंक कि हमें वो पॉलिसीज़ अडॉप्ट करना होगी कि हम अपने कदमों पर खड़े हों, हमें आईएमएफ की ज़रूरत ना हो, और उसके साथ साथ जो है हम इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे आपने पॉइंट आउट कराया, सबसे की पॉइंट है, उसकी तरफ जाते हैं कुछ अरसे में। तो ये हमें चीज़ें टेम्पररीली ठीक हैं, बट इसको इन लॉन्ग रन अवॉइड करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के एंगल से मैं समझता हूँ सीमेंट और स्टील सेक्टर को मैं रेकमेंड करूँगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है। राइट,
शम्स साहब आपसे ही सवाल करूंगी कि अब आने वाले दिन कैसे होंगे, क्योंकि अब स्ट्रैटेजी बन रही है, प्लान्स बन रहे हैं, सॉल्यूशंस निकाले जा रहे हैं, आने वाले दिन कैसे होंगे? देखिए, आने के बारे में मैं पेसिमिस्टिक नहीं हूँ, मुझे बेहतरी नज़र आ रही है आगे अगले महीनों के अंदर। क्योंकि एक तो आप देखें जो फ्लड का हमें जो डैमेज हुआ है, आप बहुत सारे लोगों ने इसकी जो आपकी कमिटमेंट भी की है कि वो आपको इसकी सपोर्ट करेंगे। वो उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आने वाली है कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन दोबारा स्टार्ट होगी, वो इकॉनमी को फिर रिवाइटलाइज करेगा। और उसका इम्पैक्ट ये आना है कि आप जो है जो कॉटन की जो क्रॉप तो आपको डैमेज हो गई, लेकिन आपको पता है टेक्सटाइल जो है काफ़ी अरसे से इंपोर्ट करता है, तो हमें ये डैमेज जो आएगा ये भी हमारा 1 मिलियन टन बेल का जो है वो भी इंपोर्ट से पूरा कर लिया जाएगा। हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में भी जो है बेहतरी नज़र आएगी। बहुत से लोग कहते हैं कि जी आपकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाएंगी, रिसेशन आ रहा है, लेकिन देखें यूएस में और यूरोप में तो रिसेशन आ रहा है, लेकिन उस वक्त तक जो है चाइना अपने जो स्लो डाउन था उसका वो ख़त्म हो चुका होगा और चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट बनेगा। चाइना की तरफ हमारे एक्सपोर्टर्स को अपनी तवज्जो बढ़ानी पड़ेगी। पाकिस्तान से कमोडिटीज़ के अलावा टेक्सटाइल की चीज़ बहुत ज़्यादा वहाँ पर खपत है, वहाँ पर सी फूड की बहुत खपत है, आपके फ्रूट्स की बहुत खपत है। जो आपके जो मैंगो वहाँ पे जो हमने ट्रायल बेसिस पे वहाँ पे शिपमेंट की हैं, तो वहाँ उनको बहुत पसंद आया। और हमारे पास भी पोटेंशियल सर बहुत है, बहुत उसे भी थोड़ा सा देखिए, हमें उस एनर्जी में पोटेंशियल को तब्दील करने यूज की करना जरूरत है, अपने आप को वैल्यू एडिशन करनी है अपने सेक्टर को, क्योंकि हम बेसिक कमोडिटी से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे हमारी अर्निंग वही 30-25-30 बिलियन रहेगी। आप 50 बिलियन का पोटेंशियल तो इमीडिएट है, 100 बिलियन का एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। अनकन्वेंशनल चीज़ों पे भी जाना पड़ेगा। सलमान साहब, मैं चाहती हूँ लास्ट मिनट्स हैं तो जी। स्टॉक मार्केट के हवाले से अगेन बात करना चाहूँगी। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंसेस साथ साथ जो स्टॉक मार्केट के अंदर अभी नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या फोरकास्ट है, और अगर कोई न्यू इन्वेस्टर्स आना चाह रहे हैं तो वो मार्केट के अंदर अभी आ जाएं, दिस इज़ द राइट टाइम? डेफिनेटली दिस इज़ द राइट टाइम। और चूँकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो पॉजिटिविटी आफ्टर आईएमएफ पाकिस्तान में आई है, और उसकी वजह से जो एक अनसर्टेनिटी का फैक्टर था इकोनॉमिक फ्रंट पे वो ख़त्म हो गया, बड़े कम हो अट्रैक्टिव गया। वैल्यूएशन है स्क्रिप्ट्स के भी, देखें आप तो। और इसके साथ साथ पॉलिटिकल फ्रंट पे भी जो है फ़िलहाल वो कोई ऐसी एमरजेंसी या कोई ऐसे एक आध महीने में इलेक्शन होते हुए जो पहले आज से 3-4 महीने पहले एक बहुत हवा चली हुई थी। इसके साथ साथ मैं जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस तरह की पॉलिटिक्स ना खेलें कि आईएमएफ को डीरेल करने की कोशिश की गई। हाँ, वो लेटर लिख दिया था, आपको याद होगा, इस वीक के अंदर ही हुआ है। जी हाँ, वो कोशिश की गई। तो इस तरह की ना खेलें, मईशत पर ना खेलें। इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान को आवाम को बहुत ज़रूरत है एक मजबूत मईशत की, इकनॉमी की। और इस वक्त जब फ्लड भी आया हुआ है तो ऐसी नेगेटिव पॉलिटिक्स खेलने की ज़रूरत नहीं है। तो एक जैसा कि अभी शम्स साहब ने भी कहा, एक चार्टर ऑफ इकनॉमी ज़रूर साइन हो जब भी बैठें और मिलकर बैठें। फ़िलहाल इस जो एक मुसीबत नागहानी आफत कुदरती आ गई है, इससे निपटने के लिए सबको एक यूनाइट होने के बाद एक पॉलिसी बनानी होगी, ये बहुत ज़रूरी है। तो स्टॉक मार्केट आई थिंक राइट नाउ इट इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन द कमिंग फ्यूचर। आई एम श्योर, क्योंकि जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसका हमें रिजल्ट यकीनन नज़र आएगा। फ्लड के हवाले से भी मुझे कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि जब फ्लड आता है तो एक तो इंपोर्ट बिल कम होगा, मज़ीद बिल कम हो जाएगा। रेमिटेंसेस हमेशा बढ़ती हैं इंपोर्ट में, जो लोग हैं वो इन्हीं एरियाज़ में वो ज़्यादा रेमिटेंसेस भेजते हैं। यस, उसके साथ साथ डोनेशन हमें काफ़ी अमाउंट जो है वो मिल सकता है। हमें जो डोनर कंट्रीज़ हैं वो हमें मज़ीद रिलैक्सेशन दे सकते हैं, मुख्तलिफ और रियायतें दे सकती है। आईएमएफ जो इतनी टाइट थी वो यकीनन थोड़ा स्लो डाउन हो सकती है, देगी, उससे निगोशिएट करा जाए। तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट में एक आगे आइंदा आने वाले दिनों में एक अच्छी तेज़ी के इम्कानात मौजूद हैं। राइट, तो दिस इज़ इट। स्टॉक मार्केट जो है वो फिनोमिनल होने वाली है और आने वाले दिन बेहतर होंगे। अभी जो इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम कि आप आएँ और इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। वेल, थैंक यू सो मच। सलमान साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। शम्सुल इस्लाम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। ओवरऑल आज के दिन हमने डिस्कशन की आईएमएफ, इसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स, फ्लड की सिचुएशन जो कि एक डैमेज ऑब्वियसली क्रिएट कर चुकी है, इससे निकलने की ज़रूरत है। साथ साथ वो इश्यूज़, अब ज़्यादातर वो जो चैलेंजेस थे उनको टैकल करने की, उनको एड्रेस करने की कोशिशें डेली बेसिस पे जारी हैं। तो ये आज के हमने प्रोग्राम में डिस्कशन की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।